आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। और ये रिपोर्ट है इंजन स्वैपिंग को लेकर के। निसंदेह तेजस मार्क 1A के जब भी इंजन डिलीवरी की बात होती है तो आपके मन में भी एक रोष की भावना उत्पन्न होती है और हमारे मन में भी निराशा की भावना उत्पन्न होती है कि हम लोग कैपेबल हैं एयरक्राफ्ट को बनाने में, लेकिन इंजन अभाव के चलते ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना तक अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर के लोगों के मन में एक प्रश्न भी कई बार आया कि क्या तेजस मार्क 1A में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इंजन स्वैपिंग का, जिसके चलते हम किसी नए इंजन के साथ इनको इक्विप करके भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर सकें। तो इस पर बात करते हुए अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया को एक स्टेटमेंट दी है, जहां पर इन सारी संभावनाओं को लेकर खंडन कर दिया गया है। इस समय जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर काफी दबाव है तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इनके द्वारा जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएं। लेकिन इसी बीच एचएएल के एक सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि कंपनी का फिलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और ना ही कंपनी किसी इंजन को कंसीडर कर रही है कि वो F404 इंजन की जगह ले। इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क भी दिए और वो तर्क कैसे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि तेजस में इंजन स्वैपिंग जैसा कुछ भी देखने को मिलेगा तो ना तो अभी एचएएल इसके तरफ देख रही है और ना ही एचएएल ने इसके बारे में सोचा भी है। उन्होंने कहा कि तेजस प्रोग्राम में जो इंजन यूज हो रहे हैं इनमें सप्लाई चेन इशूज हैं जिनको रिजॉल्व करने पर भारत काम कर रहा है। और जनरल इलेक्ट्रिक ने यह आश्वासन दिया है कि 2025 तक 12 इंजन और 2026 से जो सामान्य सप्लाई है तकरीबन 20 से ज्यादा इंजन प्रति वर्ष की दर से ये भारत को शुरू कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि तेजस प्रोग्राम अपने निर्धारित टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इंजन स्वैपिंग एक समाधान है तो आप इसमें गलतफहमी का शिकार हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप इंजन स्वैपिंग के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके पास इंजन होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये भी कि कितना लंबा समय इसके लिए लग सकता है और पहले उन इंजन को टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद तेजस में वो इंटीग्रेट किए जाएंगे, फिर उनका कंपैटिबिलिटी टेस्ट होगा, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम ये निर्धारित कर पाएंगे और इसमें कई साल लग जाएंगे और इतना इंतजार करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास समय नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या तेजस के लिए दूसरे ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं जिनको हम जनरल इलेक्ट्रिक GE F404 IN20 की जगह पर यूज़ कर सके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूरोजेट EJ200 या फिर सैफरान M88 या फिर इंडिजिनस इंजन, तो उन्होंने कहा कि देखिए इन सब चीज़ों के लिए हमें फिर से रीडिज़ाइन और रीसर्टिफिकेशन एफर्ट्स करने पड़ेंगे और इसमें समय काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। हालांकि आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बता दिया जाए ताकि आप भी समझ पाएं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब भी हम किसी नए इंजन को यूज़ करने की बात करते हैं तो हमें जो एयर फ्रेम होता है उसमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं और जो इंजन बे है इसमें भी हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं या मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। एक नया इंजन जो है वो मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को लेकर आता है, जिसका मतलब ये है कि जो माउंटिंग सिस्टम हो गया, कूलिंग डक्ट हो गए, एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया, वो हमें चेंज करने पड़ते हैं या उनमें हमें अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इंजन की जो डायमेंशंस होती हैं वो यूनिक होती हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, थर्मल प्रोफाइल अलग होती है और इसके लिए जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ताकि वो बिना किसी एयरक्राफ्ट की इंटीग्रिटी के कॉम्प्रोमाइज़ किए अपने आप को एकोमोडेट कर सके। इसके बाद जो दूसरा चीज़ हमें देखने को मिलता है वो वेट डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिकैलिब्रेशन है वो देखने को मिल जाता है। जी हाँ, नए इंजन को यूज़ करने का मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये प्रभावित हो सकती है और फिर हमें उसे रिकैलिब्रेट करना पड़ सकता है और जो एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी और हैंडलिंग है इस पर भी हमें काम करना पड़ता है और इसमें हमें जो बहुत सारा कंप्यूटेशनल एनालिसिस करना पड़ता है, फ्लाइट टेस्टिंग करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस को वैलिडेट करना पड़ता है एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन एनवेलप पर, ताकि एयरक्राफ्ट को सुरक्षित भी रखा जा सके और एयरक्राफ्ट अपनी हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट भी कर सके। इसके अलावा हमें जो री इंजीनियरिंग और टेस्टिंग प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ फिजिकल जो मॉडिफिकेशंस हैं अगर आप सोच रहे हैं इनसे ही काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक नया इंजन जो है एयरक्राफ्ट का डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम यानी DFCS में काफ़ी अपडेट्स की जो ज़रूरत है उसको लेकर आता है, जो उसमें रिक्वायरमेंट है उसको लेकर आता है। फ्यूल सिस्टम हमें अलग बदलने पड़ते हैं, एवियोनिक्स इंटरफेस में हमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो तेजस मार्क 1A का जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है
जो कि F404 के थ्रस्ट प्रोफाइल के लिए इसे ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर हम किसी नए इंजन की तरफ जाते हैं तो हमें इनको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा ताकि ये जो डिफरेंट इंजन परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको अडॉप्ट कर सके। और इसका मतलब ये है कि ये एक बार फिर से लेंदी जो ग्राउंड और फ्लाइट टेस्टिंग साइकिल है उसको कह सकते हैं उसकी आवश्यकता को लेकर आएंगे। और फिर हमें जो रीसर्टिफिकेशन होते हैं अलग अलग एजेंसी से, जैसे कि सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो सारी चीज़ों को वैलिडेट कर देंगे तो उसी स्थिति में ये जो नया इंजन है वो यूज़ किया जा सकेगा। और सबसे खास बात तो ये है कि जब आप नए इंजन की बात करते हैं तो आपको सप्लाई चेन और जो लॉजिस्टिक इम्प्लीकेशंस है इनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि नया इंजन का मतलब ये है कि एचएएल की मौजूदा सप्लाई चेन ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी और हमें नए वेंडर एग्रीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेयर पार्ट इन्वेंट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे जो लॉजिस्टिक होते हैं उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। और रही बात इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग प्रकार की जो एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है जिनमें अलग अलग इंजन यूज़ किए जाते हैं। और इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी जो इस समय लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है उनको फेस कर रही है और एक बार फिर से यहाँ पर सेम जो सिनेरियो है उसको लेकर बैठना नहीं चाहेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि एचएएल ने इंगित किए हैं कि अगर आप इंजन स्वैपिंग के बारे में सोचते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग अगर इसको एक बहुत बड़े कह सकते हैं माइलस्टोन के तौर पर देख रहे हैं तो इंजन स्वैपिंग एक माइलस्टोन नहीं बल्कि हमारे लिए एक टेम्परेरी सेटबैक होगा जो कि हमें लॉन्ग टर्म क्राइसिस की तरफ लेकर जा सकता है। उन्होंने कहा इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले भविष्य में तेजस को नए इंजन मिलेंगे, लेकिन मौजूदा समय में अभी हम ये कह दें कि F404 को रिप्लेस कर दिया जाए तो ये हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है। हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बातचीत कर रहे हैं और वो 2026 तक जो सप्लाई चेन है उसको स्टेबलाइज करने का भरोसा भारत को ऑलरेडी दे चुके हैं। और ये चीज़ें सिर्फ हवाई नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली इस पे काम भी चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स तेजस प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर है और एचएएल इस समय भरसक प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सके। हमारे पास इस समय तकरीबन जो टारगेट है प्रोडक्शन का वो 16 से 18 तेजस मार्क 1 प्रति वर्ष का है, लेकिन अगर सप्लाई चेन इशूज रिजॉल्व कर लिए जाते हैं तो ये नंबर्स 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक पहुंच जाएंगे। और इस समय ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास इंजन नहीं है, हमारे पास कैटेगरी बी इंजन है जिनके साथ जो नए एयरफ्रेम है इनकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जैसे ही हमें नए इंजन मिलने शुरू होंगे जनरल इलेक्ट्रिक से, उनसे इक्विप करके जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर डिले के लिए सिर्फ एचएएल जिम्मेदार नहीं है बल्कि खुद भारतीय वायुसेना ने ऐन मौके पर कुछ बदलावों की रिक्वायरमेंट हमने रखी थी, डिमांड करी थी, जिसको पूरा करने में ये प्रोग्राम थोड़ा अपने टाइमलाइन से स्लिप कर गया है। लेकिन अब एचएएल कॉन्फिडेंट है इसको लेकर के कि इंडियन एयरफोर्स को जो पहला तेजस है वो काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।